नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जानिए राकेश टिकैत कृषि कानून के बाद अब किन दो और मोर्चों पर भी सरकार से लड़ाई की कर रहे तैयारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान कल करेंगे भारत बंद, बैंक यूनियन और विपक्षी दलों ने किया समर्थन का ऐलान, जाने पूरी खबर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसी ने ताली भी नहीं बजाई, पीएम मोदी के उनका संबोधन पर चिदंबरम का तंज, सिब्बल का भी कमेंट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। जानिए राकेश टिकैत कृषि कानून के बाद अब किन दो और मोर्चों पर भी सरकार से लड़ाई की कर रहे तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून के साथ ही अब दो और मोर्चों पर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू करने की घोषणा कर दी है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक काले कृषि कानून को वापस नहीं लिया है। अब यूनियन कृषि कानून के साथ ही गन्ने और बिजली के मुद्दे पर भी मोर्चेबंदी करेगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 450 रुपये से कम मंजूर नहीं किया जाएगा। सरकार ने 370 रुपये का वादा 4.5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में किया था। अब उसके हिसाब से इसमें महंगाई को और जोड़ ले सरकार, इसके बाद रेट तय करे। किसान नेता राकेश टिकैत पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों के साथ बीते 10 माह से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में प्रमुखता से शामिल हैं। वो यूपी गेट पर बैठे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साल 2020 नवंबर में यहाँ पर किसानों ने टेंट लगा दिए थे, वो अब तक नहीं उखड़ सके हैं। सरकार किसानों के संगठनों को बुलाकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है, मगर किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर दे, तब वो अपना धरना खत्म कर देंगे। इससे पहले वो अपने घरों को लौटकर जाने वाले नहीं है, भले ही उनको अभी और कितने माह लग जाएं। राकेश टिकैत किसानों को अपने साथ जोड़े रहने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण भी कर रहे हैं और पंचायतों का आयोजन भी कर रहे हैं, जिससे किसान उनके साथ जुड़े रहे। बीते 10 माह से इस आंदोलन का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। ऐसे में किसान भी परेशान है। जिन स्थानों पर बैठकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके आसपास के लोगों को अब परेशानियां बढ़ने लगी है। गांवों के किसान पंचायत करके रास्ता खाली करने की मांग कर रहे हैं, मगर कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका है। इसी बीच अब टिकैत ने अपनी मांग में दो अन्य चीजों को भी जोड़ दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान कल करेंगे भारत बंद, बैंक यूनियन और विपक्षी दलों ने किया समर्थन का ऐलान, जाने पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसान कल 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। इस भारत बंद का विपक्षी दल और बैंक यूनियन समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने कल 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। यह बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। कल किसान द्वारा भारत बंद की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए इस भारत बंद का विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं। इस बंद को कांग्रेस, माकपा, राकांपा, तृणमूल, राजद जैसे विपक्षी दलों को समर्थन मिला है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (ALBOC) ने सोमवार को बंद को अपना समर्थन दिया है। इसने सरकार से किसानों से उनकी मांगों पर बातचीत करने और गतिरोध के केंद्र में 3 कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया है। परिसंघ ने कहा कि उसके सहयोगी और राज्य इकाइयां सोमवार को पूरे देश में किसानों के साथ एकजुटता से शामिल होंगी। संघ ने इस महीने की शुरुआत में जारी एनएसएस भूमि और परिवारों के पशुधन और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन 2018-19 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की केंद्र की योजना पर सवाल उठाया था। यूनियन ने कहा कि प्रति कृषि परिवार का औसत बकाया ऋण 2018 में बढ़कर 74,121 रुपये हो गया है, जो 2013 में 47,000 रुपये था। कृषि परिवारों की बढ़ती कर्ज गहरी कृषि संकट को दर्शाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसी ने ताली भी नहीं बजाई, पीएम मोदी के उनका संबोधन पर चिदंबरम का तंज, सिब्बल का भी कमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के इस संबोधन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां देश को गौरवान्वित करने वाला बताया, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तंज कसा है। साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान के बहाने यूपी और असम के सीएम को घेरा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कुछ ही सीटें भरी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद किसी ने ताली भी नहीं बजाई। चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, जब पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो मुझे बहुत निराशा हुई कि कुछ ही सीटें भरी हुई थी, और इससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब किसी ने ताली भी नहीं बजाई।
उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन गड़बड़ा गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट में लिखा कि उंगा में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बताया है। मुझे उम्मीद है कि योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा सुन रहे होंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का बिना नाम लिए खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि यह उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के हालातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें इसके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई भी देश वहां की नाजुक स्थितियों का अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने सम्राट मिहिर भोज की जाति बदल दी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर उपजे विवाद में दखल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उनकी जाति ही बदल दी। यह निंदनीय है। सपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट किया, इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। निंदनीय। यादव ने कहा, छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन कर किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 सितंबर को दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान शिलापद से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर शुक्रवार को गुर्जर समाज के लोग विरोध में उतर आए। दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने थे। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर विवाद खत्म कर दिया था। इसके बाद प्रतिमा अनावरण के लिए लगने वाले शिलापद पर गुर्जर शब्द को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी के जाने के बाद लोगों की भीड़ शिलापद से गुर्जर शब्द हटा देखकर भड़क गई। आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और दादरी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ नारेबाजी की। अब समुदाय के लोगों ने गुर्जर शब्द हटाने के विरोध में रविवार को महापंचायत का ऐलान किया है। अखिल भारतीय गुर्जर फ्रंट के अध्यक्ष नवीन भाटी ने बताया कि शिलापद से गुर्जर शब्द हटाकर समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, पितृपक्ष के कारण टली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, अब नवरात्र में होगी। कल लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पितृपक्ष की वजह से प्रतिज्ञा यात्रा कार्यक्रम को टाल दिया है। अब नवरात्र में 7 अक्टूबर से इसे शुरू करने की योजना है। पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में ही इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रियंका गांधी सोमवार को लखनऊ आएंगी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक वो यहां एक सप्ताह रुकेंगी। रणनीतिक व सलाहकार समिति के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगी। पुराने नेताओं से भी मिलेंगी ताकि उनके गिले शिकवे दूर कर सके। कांग्रेस ने यूपी में योगी सरकार की कथित वादा खिलाफी और अपने चुनावी वादे बताने के लिए 12,000 किमी की कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे निकालने की घोषणा की है। यह फैसला पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा की मौजूदगी में 10 सितंबर को पार्टी की सलाहकार और रणनीति कमेटी ने लिया था। कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि पितृपक्ष की वजह से इस यात्रा को आगे बढ़ाया गया है। कई वरिष्ठ नेताओं का मत था कि पितृपक्ष में यात्रा की शुरुआत उचित नहीं है, इसे नवरात्र में शुरू किया जाए। इसलिए पार्टी अब 7 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के तहत प्रत्येक मंडल में एक बड़ी जनसभा करने की भी तैयारी कर रही है। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करीब 16 मंडलों की जनसभाओं के लिए तैयारी बैठक भी कर चुके हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रतिज्ञा यात्रा के तहत ही कांग्रेस ने 19 नवंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय रैली करने की योजना बनाई है। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती भी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को दी चुनौती, कहा 2024 के चुनाव में लाल और तिरंगा को साथ चलने दोगे तो देखना मजा आएगा। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हल्ला बोला। दिग्विजय ने सिलसिलेवार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दी और लोगों से बिना डरे विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने दंगों के लिए सरस्वती शिशु मंदिर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से ये लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। यही नफरत का बीज आगे बढ़कर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही बात हर धर्म कहता है। हमारे हर व्यक्ति को आस्था के अनुसार धर्म को अपनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। दिग्विजय सिंह ने सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की। दिग्विजय ने कहा कि देश में उन लोगों का राज है जिनकी विचारधारा से हम लोग शुरू से लड़ते रहे हैं और आज वो समय आ गया है जब सभी दलों से मिलकर जो बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ हैं
उनको एक मंच पर आना होगा। दिग्विजय ने कहा कि एक समय संघ ने कहा था कि ये समय है कि सारे हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करें और उनका साथ दें। बुनियादी तौर पर इनकी विचारधारा को समझने की आवश्यकता है, इसलिए ये देश में इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये शपथ लेते हैं भारतीय संविधान की, लेकिन सारे काम इसके विपरीत करते हैं। इनका संविधान पर विश्वास नहीं है और इसलिए हम सबको हमारे आपस में अनेक राज्यों में विवाद हो सकते हैं। हमारा लेफ्ट से केरल में विवाद है, बंगाल में टीएमसी से विवाद है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो हुकूमत है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर इस भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भारत बंद के समर्थन में उतरे विपक्षी दल। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड की जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के साफ इशारे के बाद विपक्षी दलों ने अब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जंग में अपनी सियासी ऊर्जा लगाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस और माकपा से लेकर राकांपा और तृणमूल कांग्रेस सरीखे विपक्षी दलों ने किसान संगठनों के 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर इस मुद्दे पर सरकार की राजनीतिक घेरेबंदी पर फोकस बढ़ाने के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब तक किसान संगठनों को नैतिक समर्थन दे रहे विपक्षी खेमे के कई दलों ने तो इस बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का भी ऐलान कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेरने का हौसला विपक्षी दलों को पेगासस पर शुरू की गई सियासी जंग के निर्णायक रास्ते पर आने से मिला है। विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने इसका संकेत देते हुए साफ कहा है कि पेगासस जासूसी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार की साजिश का सुप्रीम कोर्ट में पर्दाफाश हो गया है। अब कृषि कानूनों को लेकर सरकार की दोहरी नीति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों के भारत बंद का पार्टी की ओर से समर्थन करने की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शांतिपूर्ण बंद में पूरी ताकत से अन्नदाताओं के साथ है। वल्लभ ने कहा कि यह कोई जबरदस्ती का बंद नहीं है और देश की बड़ी बड़ी यूनियन, जिसमें बैंक यूनियन भी शामिल हैं, वे किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार मंडी बंद करवा रही है और इसलिए उस सरकार को जगाने के लिए किसान भारत बंद करा रहे हैं। राकांपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अलावा माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी खुलकर इस बंद में किसान संगठनों के साथ शामिल होने की घोषणा पहले ही कर दी है। बिहार में राजद के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने बंद के दौरान तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए सड़क पर उतरने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में तेदेपा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कर्नाटक में जेडीएस, तमिलनाडु में सत्ताधारी द्रमुक जैसे दलों ने भी बंद का समर्थन करने का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले यूपी जीतेंगे, फिर दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे। प्रदेश से भाजपा को हटाने के बाद दिल्ली का रास्ता तैयार करेंगे। भाजपा को वहां से भी हटाएंगे। भाजपा जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। सपा ने जो कहा उसे पूरा किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। वो शनिवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया है। यूपी का चुनाव सारे देश का चुनाव है। यह चुनाव सपा का नहीं, जनता का चुनाव होगा। जनता उब चुकी है, वो चुनाव का इंतजार कर रही है। यूपी चुनाव से ही दिल्ली का रास्ता तैयार करेंगे। यूपी के बाद दिल्ली की बारी होगी। भाजपा यूपी के साथ दिल्ली से भी सत्ता से दूर होगी। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, अखिलेश सरकार में उससे ज्यादा काम किए गए। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इस वादा खिलाफी से जनता नाराज है। सपा जो बोलती है वो करती है। सपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस समय यूपी में विकास बंद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदला है। 40 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला, 11 विशेष आयुक्त, 28 उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त शामिल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को एक बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली पुलिस के 40 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 11 विशेष आयुक्त और 28 पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शामिल हैं। यह कदम रोहिणी अदालत में एक कक्ष के अंदर हुई गोलीबारी की घटना के एक दिन हुआ है, जिसमें बदमाश जितेंद्र गोगी सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। आदेश में कहा गया कि जिन लोगों का तबादला किया गया है उनमें 11 विशेष पुलिस आयुक्त, एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और 28 पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शामिल हैं। आदेश के अनुसार डीसीपी साउथ अतुल कुमार ठाकुर को डीसीपी हेडक्वार्टर 1, डीसीपी सेंट्रल जसमीत सिंह को डीसीपी विशेष प्रकोष्ठ, डीसीपी सिक्योरिटी गौरव शर्मा को डीसीपी दक्षिण पश्चिम, डीसीपी बेनिता मैरी जैका को दक्षिण क्षेत्र का डीसीपी बनाया गया है। डीसीपी पीसीआर ईशा पांडे का दक्षिण पूर्व और डीसीपी आउटर नॉर्थ राजीव राजन का विशेष प्रकोष्ठ में तबादला किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में अदालत में गोली चलने और असम में हुई गोलीबारी पर क्यों चुप है शाह, कांग्रेस। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अदालत में गोली चलने और असम में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि वो चुप क्यों हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि क्या गृह मंत्री के पास असम में पैदा हुई समस्या सुलझाने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अदालत कक्ष के भीतर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। अदालत के भीतर 10-20 गोलियां चली। गृह मंत्री कहाँ है? उनका बयान कहाँ है? वल्लभ ने कहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि क्या गृह मंत्री सिर्फ भाषण देने के लिए हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा, जब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो और देश का गृह मंत्री चुप हो तथा कोई बयान न दे रहा हो या कार्रवाई न कर रहा हो, तो ऐसे में मजबूर सरकार के संकेत मिलते हैं, किसी मजबूत सरकार के नहीं। भारत की जनता ने कभी मजबूर सरकार को बर्दाश्त नहीं किया है। वल्लभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व ने असम चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उन वादों का क्या हुआ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो, यूपी सरकार पर निशाना साध रहे विपक्षी। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर नेता और जनता अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे बर्ताव की घटना को गलत ठहरा रहा है तो कोई इसे भाजपा सरकार की नाकामी का उदाहरण बता रहा है। विपक्षी दलों के हाथ में भी एक मुद्दा आ गया है जिसे लेकर अब वे यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है यह मामला और इसे लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में पिटाई नहीं होनी चाहिए। भाजपा के विधायक सांसद को तो बचाइए आदित्यनाथ जी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया शरद पवार समेत जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी ने देश के 33 नेताओं को लिखा पत्र, कही ये बात। जी हां दोस्तों, जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बिहार में सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मांग को लेकर देश भर के 33 सियासी दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में तेजस्वी ने लिखा है कि जाति आधारित जनगणना राष्ट्र निर्माण में एक जरूरी कदम है। उन्होंने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा की है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना को लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अदालत में दिए गए हलफनामे में स्पष्ट कर दिया गया कि जातीय जनगणना कराया जाना संभव नहीं है। केंद्र के इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मसले पर अपना स्टैंड साफ करना होगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, मैंने देश के कई वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की चल रही मांग और उसके प्रति केंद्र के उदासीनता रवैये को लेकर हमारी साझा आशंकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक जरूरी कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। ये लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, इनका मकसद वोट इकट्ठा करना। सीएम योगी पर राकेश टिकैत का तंज, बोले ये बांटेंगे, हम जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने डेक्कन क्रॉनिकल को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को बताने के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और इनका काम केवल वोट इकट्ठा करना है। दरअसल राकेश टिकैत से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अब्बा जान के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर सवाल किया गया था। इस पर किसान नेता ने जवाब दिया, ध्रुवीकरण करना इनका मुख्य मकसद है। इन बयानों के जरिए यह राष्ट्र को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है और वो है वोट इकट्ठा करना। ये यूं ही लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने अपने बयान में आगे कहा, बीजेपी को लगता है कि किसान, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद किसानों को इस बार गन्ने की कीमत देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन यह आंदोलन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अगर किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिलेगा तो पूरे देश को इससे फायदा होगा। गन्ना केवल एक फसल है। इंटरव्यू में राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो छोटे किसानों के साथ हैं, जो कि कुल किसानों के 86% हैं। इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, क्या वो केवल छोटे किसानों के लिए ही है? ये लोग केवल राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं। ये किसानों को भी छोटे और बड़े में बांट रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, ये यह गारंटी देना कि छोटे किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बता दें कि किसान नेता ने चुनावों को लेकर भी बात की और कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई किसान नेता चुनाव लड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल लड़ सकता है।